ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने हिंदुस्तान को धर्म संकट में डाल दिया था। यह संगठन हमेशा अंग्रेजों के लिए काम किया था, ठीक वैसे ही जैसे महाभारत की लड़ाई में शिखंडी ने अर्जुन के लिए ढाल बनकर के काम किया था। जी हां, आज हम लोग जिस राजनीतिक संगठन के संदर्भ में अध्ययन करेंगे उस संगठन का नाम है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग स्थापना कब हुई, कहां हुई, इसका मुख्यालय कहां था, भारत से बाहर इसका हेडक्वार्टर कहां था, यह किसके दिमाग का उपज संगठन था और यह तब तक काम करता रहा जब तक कि इस देश का विभाजन नहीं हो गया। इन तमाम बिंदुओं पर इस लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी का स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं दशरथ नंदन जीएस फैकल्टी जेपी सर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज के इस सेशन को। जैसा कि देख रहे हैं इस चैप्टर से कुछ मैटर जो कि आपके आगामी विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था, भगत सिंह का स्मारक कहां स्थित है, या ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, मित्र मेला संघ किसने शुरू किया था, जैसे तमाम प्रश्नों पर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। यह सेशन रात 9 बजे आप लोगों को स्टडी 91 के ऑफिशियल चैनल पर प्रसारित किया जाता है और रात 9 बजे मैं आप लोगों से इतिहास एक्सप्रेस में मिलता हूं, जबकि सुबह 10 बजे माननीय नितिन सर के द्वारा आप लोगों का ये मिसलेनियस जीएस का सेशन प्रस्तुत किया जाता है। शुरू करते हैं आज के सेशन को और आज का ये पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। आप सब मेरे साथ जुड़िए, इस सेशन को शेयर करिए, लाइक करिए, पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करिए और इसका सही जवाब क्या होगा फटाफट टाइप करिए। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, 1905, 1904, 1907 या 1906? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग वह संगठन था जो कि हिंदुस्तान के विभाजन का वजह बन गया। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का जन्म कब हुआ? आपको जानकारी के लिए बताएं कि जब बंगाल का विभाजन हुआ लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था और अपने सेनापति से मतभेद हो जाने के कारण जब लॉर्ड कर्जन वापस लंदन चला गया तो उसके स्थान पर दूसरा वायसराय आया जिसका नाम था लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो आया तो शिमला में रुका, क्योंकि उन दिनों भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहां हुआ करती थी, शिमला हुआ करती थी। और शिमला में वो रुक करके अरुणडेल समिति का गठन किया था। पिछले क्लास में भी मैंने बताया था, अरुणडेल समिति का गठन किया और अरुणडेल कमेटी ने अपना ये रिकमेंडेशन दिया, अपना ये निर्णय दिया कि बंगाल विभाजन को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाए। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस समय इसे अपने स्वाभिमान का विषय वस्तु बना लिया और इधर राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा भी बंगाल विभाजन को लेकर के स्वदेशी आंदोलन जो चल रहा था, मैंने पिछले क्लास में आप सबसे इस पर चर्चा भी किया था। आखिरकार अरुणडेल समिति ने इसे रद्द करने का जो सजेशन दिया था, लॉर्ड मिंटो ने मानने से मना कर दिया और लॉर्ड मिंटो उस समय अब दूसरा तरीका निकालता है जो कि अंग्रेजों का हमेशा से सबसे अमोघ अस्त्र रहा है, ब्रह्मास्त्र रहा है, और वो था डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। दरअसल बंगाल विभाजन के बाद जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, स्वदेशी आंदोलन में विदेशी भाषा, विदेशी लोग, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का जो नारा दिया गया था, उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग एक साथ होकर के इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे। यही बात लॉर्ड मिंटो को खटक रही थी और इसी मामले को अस्त्र बनाने के लिए, इसी मैटर को उसने ढाल बनाने के लिए लॉर्ड मिंटो ने ढाका के नवाब थे, ढाका के नवाब जिनका नाम था सलीमुल्लाह खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां, उन दिनों पूर्वी बंगाल की राजधानी हुआ करती थी ढाका, इनको उन्होंने इनवाइट किया और सलीमुल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल 31 अक्टूबर को शिमला में मिलता है। किससे? लॉर्ड मिंटो से। और लॉर्ड मिंटो यही वहां पर इन लोगों का माइंड वॉश करता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोग जो एक हिंदू संगठन है, ये सब के सब हिंदुस्तान से विदेशी भाषा, विदेशी वस्तु, विदेशी लोगों का बहिष्कार करने का आह्वान कर रहे हैं। और विचित्र बात यह है कि उनका साथ वो लोग भी दे रहे हैं जो खुद विदेशी हैं। देखिए, इसको कहते हैं माइंड वॉश करना।
आखिर मुस्लिम लीग के लोगों को लॉर्ड मिंटो के द्वारा जो है समझाया जाता है कि आज अगर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने मकसद में कामयाब हो गई, यूरोप वालों को अगर यहां से बाहर करने में कामयाब हुई, तो कल फिर अरब वालों का भी नंबर आएगा। तो आप सोच सकते हो कि आपका जो है भलाई किसके साथ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ या ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बराबर में इसका एक विरोधी संगठन खड़ा करना चाहता था, कौन? लॉर्ड मिंटो। और उसी के सलाह पर कब? 30 दिसंबर, वर्ष 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को एक राजनीतिक संगठन की स्थापना किया जाता है और उसका नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। क्या नाम था? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग जिसकी स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर बनाया गया कहां पर? उत्तर प्रदेश की अब राजधानी है कहां? लखनऊ। कितनी बार परीक्षाओं में पूछा गया, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहां था? लखनऊ में था। आज भी वो बिल्डिंग हजरतगंज में जो है जिसमें कि कभी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो है मुख्यालय रहा था, ऑफिस रही थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का जो न्यूज़पेपर था, जो समाचार पत्र उसका नाम था क्या? उस समाचार पत्र का नाम था डॉन। क्या नाम था? डॉन। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? अगर पूछा जाए कि इसके फाउंडर कौन थे, संस्थापक कौन थे, तो आप कहेंगे जी हां, सलीमुल्लाह खां। और इसके अध्यक्ष बनाए गए कौन? अध्यक्ष बनाए गए आगा खां। ध्यान रखेंगे, जब कभी भी जो आपसे पूछेगा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया, ऑप्शन में दोनों लोगों को देगा तो हमेशा जो है सलीमुल्लाह खां के साथ जाएंगे, अदरवाइज जो है आगा खां के साथ जो है जाएंगे। इस संगठन के महासचिव बनाए गए थे, जनरल सेक्रेटरी बनाए गए कौन? मोहसिन उल मुल्क। ये प्यारे प्यारे नाम मिलेंगे। जबकि इसके कोषाध्यक्ष थे जिनका नाम था वकार उल मुल्क। दोनों ये भाई थे। हालांकि आप इन दोनों नामों को जो है याद रखेंगे। इसका संस्थापक कौन था? सलीमुल्लाह खां। अध्यक्ष इस संगठन का कौन बना? आगा खां। और इस संगठन का हेडक्वार्टर एक लखनऊ में था और दूसरा हेडक्वार्टर जो 1908 में स्टैब्लिश किया गया वो जो है लंदन में स्टैब्लिश किया गया, अंग्रेजों की मदद से स्टैब्लिश किया गया। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प? पहला ना, अंतिम विकल्प जो है सही होगा। अंतिम विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले मैं बता दूं कि अंग्रेजों के तरफ से वायसराय के द्वारा जो है कहा गया कि हिंदुस्तान में मेरी 2 पत्नियां हैं, एक हिंदू है और एक मुस्लिम है। उसमें जो मुस्लिम पत्नी है मुझको सबसे अधिक प्यारी है। यानी जायज सी बात थी, इस कम्युनिटी को, मुस्लिम समाज को अंग्रेजों ने आजादी की लड़ाई में ढाल की तरह इस्तेमाल करने का प्रयास किया और अपने मकसद में वो कामयाब भी रहे थे। बहरहाल आपके स्क्रीन पर अब दूसरा प्रश्न आ चुका है। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ था? मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन, जैसे कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हमेशा 28 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक चलता था, दिसंबर तक जो है अधिवेशन चलता था। आप लोगों से पूछा गया कि जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां हो रहा था? तो उसी समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में चल रहा था, जिसके अध्यक्ष जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरू को बनाया गया था। उसी दरमियान ढाका में, जो आज वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है, ढाका में सलीमुल्लाह खां के द्वारा, आगा खां के द्वारा एक राजनीतिक संगठन का स्थापना किया गया और उसका नाम रखा गया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का पहला जो अधिवेशन अगर जो है पूछा जाए कि मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन जो है कहां पर हुआ था, तो 1907 वाला जो अधिवेशन हुआ था ये कराची में हुआ था। कराची तब भारत का ही हिस्सा था, अब तो ये जगह जो है पाकिस्तान में पड़ती है। और आदिम पीर भाई, किसको? आदिम पीर भाई को
अध्यक्ष बनाया गया था। आदिम पीर भाई इसके अध्यक्ष बनाए गए। जो 1908 वाला अधिवेशन हुआ, 1908 का अधिवेशन हुआ, वो अमृतसर में था। अमृतसर में और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे कौन? आगा खां। किसको बनाया गया था? आगा खां को बनाया गया था। आगा खां ने इसी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अधिवेशन में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की बात जो है कही थी। हालांकि ये बात उन्होंने जब शिमला में लॉर्ड मिंटो से मुलाकात किया था तो मिंटो से भी इन्होंने कहा था कि हम मुसलमानों के लिए भारत में सेपरेट इलेक्टोरेट कमीशन यानी अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया जाए, व्यवस्था किया जाए, और उससे संबंधित प्रस्ताव यहां पर जो है पारित भी किया गया था। कहां पर? अमृतसर में। जबकि कराची में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का संविधान लिखा गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो है संविधान कहां पर लिखा गया, तो आप कहेंगे कि कहां पर लिखा गया? जी हां, उसको जो है लिखा गया था कहां पर? जी, कराची में काम किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो है पहला अधिवेशन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो है पहला अधिवेशन भारत में किस शहर में हुआ, अगर ऐसे प्रश्न को पूछेगा तो हमेशा ध्यान रखना जो है इसका पहला अधिवेशन जो है कहां पर हुआ था? अमृतसर शहर में हुआ था। उसके बाद 1909 का अधिवेशन जो हुआ था वो कहां पर हुआ? अमृतसर के बाद जो है अगला अधिवेशन जो है इसका नागपुर में होता है। भारत में सबसे अधिक जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का अधिवेशन दिल्ली में हुआ था और वो 8 बार हुआ था। कितनी बार? 8 बार। आपसे पूछता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सबसे अधिक अधिवेशन भारत के किस शहर में हुआ, तो दिल्ली में हुआ था। अगर उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में इसका अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, यहां तो हेडक्वार्टर ही था, 3 बार। उसके बाद इलाहाबाद में भी इसका अधिवेशन हुआ। कहां, कितनी बार? जी हां, 3 बार इसका अधिवेशन हुआ। और एक बात याद रखना, अलीगढ़। कौन सा? अलीगढ़। और दूसरा कौन सा? आगरा। अलीगढ़ और आगरा। आपसे पूछता है उत्तर प्रदेश के वो 2 कौन से शहर थे जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ, जबकि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 2 अधिवेशन आयोजित किए गए थे? तो उस प्रश्न का सही जवाब होगा कौन सा? अलीगढ़ और आगरा। ये दोनों ऐसे शहर हैं जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो है अधिवेशन इन 2 शहरों में भी आयोजित किए गए थे। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? पहला ना, दूसरा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के ऐसे अध्यक्ष जिसमें जो है एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जो है हसरत मोहानी। कौन? हसरत मोहानी। दूसरे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मोहम्मद मुख्तार अंसारी। वर्तमान समय में जो मुख्तार अंसारी इस समय जेल में है, रिश्ते में ये उनके परदादा लगते थे। और अगले एक व्यक्ति थे जिनका नाम अभी मैं जो है आपको बता देता हूं। ये 3 ऐसे लोग थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग दोनों की जो है अध्यक्षता किया था। हसरत मोहानी, मुख्तार अंसारी और हकीम अजमल खां। ये 3 ऐसे महानुभाव रहे जो उस समय के नीतीश कुमार थे, जहां मौका मिलता था वहां जय में बोलते थे। हकीम अजमल खां को जो है अध्यक्ष बनाया गया था 1919 में, इनको अध्यक्ष बनाया गया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 1920 में, और ये बनाए गए थे 1921 में। जबकि आपको पता है मद्रास का अधिवेशन जब हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1927 में, तो इस अधिवेशन की भी अध्यक्षता किसने किया था? मुख्तार अंसारी ने किया था। हकीम अजमल खान ने जो है 1921 वाला अधिवेशन की जो है अध्यक्षता किया था। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न के अनुसार जो मैंने अभी बताया था आप सबसे, कौन सा? दूसरा। बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 3 की तरफ। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। इस प्रश्न का जवाब तो अभी मैंने बता दिया था। कहां पर हुई थी? ढाका में। मुस्लिम लीग का पहला मुख्यालय अगर हेडक्वार्टर पूछेगा कि कहां था, तो आप कहेंगे कि लखनऊ में था। इसका मुख्यालय पूछेगा पहला तो लखनऊ में, और दूसरा अंग्रेजों की मदद से लंदन में स्थापित किया गया 1908 में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो समाचार पत्र था उसका नाम था क्या? डॉन। क्या नाम था?
डॉन। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समाचार पत्र का नाम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समाचार पत्र का नाम क्या था? आप लोग कमेंट करके मुझको फटाफट जो है बताएंगे, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पढ़ाया था तो वहां मैंने चर्चा किया था। और आजकल तो ये सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, तो उसके अधिकार को लेकर के हमेशा नेहरू परिवार हमेशा चर्चा में रहता है। मुस्लिम लीग का पहला हेडक्वार्टर लखनऊ में, दूसरा हेडक्वार्टर लंदन में। इसके ऑफिशियल समाचार का पत्र का नाम था डॉन और मुस्लिम लीग को इस्टेब्लिश किया गया था, अभी मैंने बताया 30 दिसंबर 1906 को, और 15 दिसंबर 1947 को मुस्लिम लीग को ऑफिशियली जो है समाप्त कर दिया गया था। भारत में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सलाह दिया था किसने? महात्मा गांधी जी ने। लेकिन तब कांग्रेस नेताओं ने इसे मानने से इनकार कर दिया था, जबकि पाकिस्तान में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को दिसंबर 1947 में समाप्त कर दिया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। पहला विकल्प मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग, दूसरा संयुक्त निर्वाचन वर्ग, तीसरा हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए, या चौथा मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए। मुसलमानों के लिए अलग प्रतिनिधि मंडल की मांग जो है किया गया था। कहां पर? शिमला में। किसके द्वारा किया गया था? अगर जो है पूछा जाएगा तो आप कहेंगे आगा खां के द्वारा। किसके द्वारा? आगा खां के द्वारा। सलीमुल्लाह खां ढाका के नवाब थे, आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति थे, लेकिन बहुत पढ़े लिखे थे। इतना पढ़े लिखे थे कि अपना नाम ही नहीं लिख पाते थे, तो वो सिर्फ नाम के सिर्फ जो है व्यक्ति बने रहे थे प्रमुख इस संगठन का। इस संगठन को हमेशा डील करने का काम जो है मोहम्मद अली जिन्ना से पहले आगा खां के द्वारा ही किया गया था। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, यानी जो है आज का अगर जो है समय होता, अगर ऐसी व्यवस्था होती तो आप यूं समझ लो, हिंदुओं का विधायक कोई और होता, मुसलमानों का विधायक कोई और होता, हिंदुओं का सांसद कोई और होता, मुसलमानों का सांसद कोई और होता, तब हिंदुओं का मुख्यमंत्री कोई और होता, मुसलमानों के लिए मुख्यमंत्री कोई और होता। और ऐसी ही डिमांड जो है उस समय ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के द्वारा किया जाता रहा था, और इतनी विचित्र इस बात को अंग्रेजों ने स्वीकार भी कर लिया था। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? शिमला में मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधि मंडल का मांग किया था आगा खां ने, और जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का अमृतसर अधिवेशन हुआ था, तो उस अधिवेशन में 1908 में भी इन्होंने ही प्रस्ताव पारित कराया था, जब ये वहां पर अध्यक्ष हुआ करते थे। और इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट, कौन सा? इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट 1909, या इसी को कहा गया क्या? भारत शासन अधिनियम। क्या कहा गया? भारत शासन अधिनियम 1909, जिसके तहत भारत में मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट कमीशन का प्रबंध किया गया, या इसी को कहा गया क्या? इसी को कहा गया मार्ले मिंटो रिफॉर्म, मार्ले मिंटो सुधार। उस समय भारत का वायसराय मिंटो था, जबकि जो है भारत का सचिव जॉन मार्ले था, और भारत के लोगों का उसने जान ही मार लिया। अगला प्रश्न देखें। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से थे। जी बिल्कुल सही बात है। अब आप पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि ये अहरार आंदोलन क्या था? अहरार आंदोलन क्यों शुरू किया गया था? अहरार आंदोलन का ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से क्या कनेक्शन था? दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जब स्थापना हुई थी ढाका में, जहां के नवाब सलीमुल्लाह खां थे, तो वहां पर यह बात मतभेद खुल करके तो सामने नहीं आया, लेकिन अंदर अंदर यह बात जो है कहीं ना कहीं घर कर गई। वहां पर ढाका में जितने भी शिया समुदाय के लोग थे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में उनको प्रमुख पदों पर जो है नियुक्त कर दिया गया। कोई सचिव, कोई महासचिव, कोई अध्यक्ष, कोई उपाध्यक्ष, कोई कुछ बन गया। लेकिन जो सुन्नी समुदाय था
उनको हाशिए पर कर दिया गया, बस वहां उनको बैठाया गया था ताली बजाने के लिए। तो जाहिर सी बात थे उनके मन में ये बात जो है चुभी, कहीं ना कहीं ये जो है टीस रह गई। ओ ये बात है। अब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो कांग्रेस से अलग होकर के कांग्रेस के ठीक खिलाफ काम करने वाली एक संस्था के रूप में, एक राजनीतिक दल के रूप में, एक पार्टी के रूप में जो है अब संगठित हो गई थी, उसी में कुछ ऐसे मुसलमान थे जिन लोगों को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में भी कहीं जगह नहीं दिया गया। तो ये लोग अपने आप को राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं के रूप में जो है प्रदर्शित किया और बंगाल में अहरार नामक स्थान पर इन लोगों ने एक संगठन के रूप में आंदोलन शुरू किया और इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था हकीम अजमल खां, मौलाना मोहम्मद अली, हसरत मोहानी जैसे जो नेता थे। इन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अंग्रेजों के बहकावे में आकर के, जॉर्ज मिंटो के जो है बहकावे में आकर के अब बंगाल विभाजन को कह रहे थे कि नहीं बहुत सही हुआ, बहुत सही हुआ है। यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अब अंग्रेजों का साथ दे रही थी और भारत के जो है राष्ट्रवादी नेताओं का या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध कर रही थी ये राजनीतिक पार्टी, जबकि ये मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे और अहरार आंदोलन जो है इन्होंने किया। तो इन्होंने किसका साथ दिया? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का इन लोगों ने विरोध किया था। किसका? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का अहरार आंदोलन में विरोध किया गया था और साथ किसका दिया गया था? किसका? इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो यही था अहरार आंदोलन। यानी वो नेता, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जिनको ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में हाशिए पर कर दिया गया, उनको कोई तवज्जो नहीं दिया गया, उन लोगों ने उनसे नाराज होकर के अहरार आंदोलन शुरू किया और उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के ठीक खिलाफ चलने का जो है निर्णय किया। इसी आंदोलन को किस नाम से जाना गया था? जी हां, अहरार आंदोलन के नाम से जाना गया। दूसरा पॉइंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया था। सर सैयद अहमद खान जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के संस्थापक थे और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का खुल करके विरोध करने वाले ये पहले मुस्लिम व्यक्ति थे जिन्होंने कि ऑफिशियली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध किया और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो है समर्थन किया। इन्हीं के देखरेख में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने शैशवा अवस्था में थी तो उस समय जो है एक किताब लिखी गई और उस पुस्तक में इन्होंने कांग्रेस के प्रति मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को भड़काया था। लेकिन जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक विपक्ष में पार्टी बनी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग तो इन्होंने उसका समर्थन किया था। 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचन समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया था। यह सरासर गलत है। विरोध नहीं किया था, समर्थन किया था। क्या किया था? समर्थन किया था, समर्थन किया था। विरोध अगर जो है इनको करना रहा होता तो फिर जो है कांग्रेस तो वही काम कर रही थी, इनको अलग पार्टी बनाने की जरूरत क्या थी? इन्होंने अलग निर्वाचन समूह बनाए जाने और बंगाल विभाजन का समर्थन किया था कि बहुत अच्छा हुआ है। मौलाना बरकतुल्ला और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत की पहली अंतःकालीन सरकार का गठन करने वालों में से थे। यह भी जो है सही है। हालांकि यह काम 1915 में हुआ था। कब हुआ था? 1915 में, जब जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था। भारत के एक क्रांतिकारी व्यक्ति उत्तर प्रदेश के जिनका नाम था राजा महेंद्र प्रताप सिंह। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो कि हासरत के राजघराना परिवार के रहने वाले व्यक्ति थे और उन्हीं के नेतृत्व में यहां पहली अस्थायी सरकार बनाई गई थी काबुल में। आपको जानकर के तज्जुब होगा कि दो ही लोगों ने मिलकर सरकार बना दी है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह कहे किससे? बरकतुल्ला अंसारी से कि हम लोग सरकार बनाएंगे। बरकतुल्ला पूछे बस दो लोग? कहे हाँ, शुरू तो करें। उन दिनों इतना सोचना ही बहुत बड़ी बात थी। और दो लोग मिलकर के जो गवर्नमेंट बनाए उसमें राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर। राष्ट्रपति बन गए कौन? राजा महेंद्र प्रताप सिंह। और प्रधानमंत्री बने थे कौन?
बरकतुल्लाह अंसारी, जिनसे बाद में जो है मौलाना अब्दुल सिंधी भी जो है इसमें आकर के जुड़ गए थे। तो भारत की पहली अस्थायी सरकार जो है बनाई गई और ये मामला इसलिए फिर चर्चा में है कि पिछले दिनों उसी अलीगढ़ शहर में आपके देश के प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। बहरहाल ये पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो तीसरा कथन सत्य नहीं है, इसलिए यही उत्तर होगा, क्योंकि ये पूछ रहा है क्या कि कौन सा सही नहीं है। जी हां, थर्ड ऑप्शन सही नहीं है। आगे देखें, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? 1901, 1905, 1911, 1912। कल भी इस पर मैंने आप लोगों से चर्चा किया था कि भारत को एक राष्ट्र के रूप में सबसे पहले संगठित करने का काम अंग्रेजों ने किया था। गोरी चमड़ी वाले भले ही बहुत काली मानसिकता के लोग थे, लेकिन उनके द्वारा कुछ बनाई गई व्यवस्थाएं आज भी अभी भी भारत के लिए संजीवनी साबित हो रही है। शायद अंग्रेज नहीं आए होते तो हिंदुस्तान पहले जैसा ही अलग अलग जो है टुकड़ों में बटा हुआ देश होता और केंद्रीय सत्ता जैसी कोई व्यवस्था होती ही नहीं। लोकतंत्र के बारे में तो सोचा ही नहीं जा सकता था। अंग्रेज आए तो इन्होंने सबसे पहले राजधानी बनाई थी किसको? कलकत्ता को। मैं पढ़ाया तो बताया कि 1757 की जब लड़ाई हुई, प्लासी की लड़ाई में जब सिराजुद्दौला मारा जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल पर अधिकार करने में कामयाब होती है, तब इनकी राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु बना कौन? बंगाल। और राजधानी बनी कहां? कलकत्ता को जो है इन्होंने राजधानी के रूप में इस्तेमाल किया। आगे चल करके शिमला, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शिमला को राजधानी बनाया गया। 1857 की क्रांति के दौरान इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज हो गया है, प्रयागराज, इसको भी भारत की राजधानी के रूप में इस्तेमाल किया गया। और अंततोगत्वा जब तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, कौन सा? तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ तो उसमें अनाउंसमेंट किया गया क्या कि 1 अप्रैल वर्ष 1912 से भारत की राजधानी दिल्ली होगी। अगर पूछा जाए कि अनाउंसमेंट कब किया गया था, तो 11/12/1911 इसी दिन तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, यानी अनाउंसमेंट इस दिन किया गया था। और यह प्रभावी किस दिन से होना था, तो आप कहेंगे कि वर्ष 1912। हालांकि राजधानी के रूप में दिल्ली को स्थापित करने में अंग्रेजों को बहुत समय लगा और यह दौर आया कौन सा? वर्ष 1927 का। उस समय जाकर के इसको राजधानी के रूप में इस्तेमाल किया जा सका था, क्योंकि बीच में वर्ल्ड वार की वजह से ये सब यहां पर निर्माण प्रक्रिया जो है बड़ा डिस्टर्ब हुई थी। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का ये पूछ रहा है स्थानांतरित की गई। अगर अनाउंसमेंट कहता तब ये सही था। अगर जो है कब से इसको स्थानांतरित हो जाना था? 1 अप्रैल 1912, इसलिए जो है दूसरा ना अंतिम विकल्प सही है। इसको ऐसे आप समझ सकते हैं, पिछले क्लास में भी शायद बताया था कि जो इंपीरियल काउंसिल या कह लें कि जो दिल्ली दरबार भारत में कुल 3 बार जो है आयोजित किया गया था। दिल्ली दरबार का आयोजन भारत में कुल कितनी बार किया गया था? 3 बार किया गया था। जी हां, और पहली बार इसका आयोजन किया गया फर्स्ट टाइम कब? तो आप कहेंगे 1877 में। 1877 में कहां पर? दिल्ली में किया गया था। जब वायसराय कौन हुआ करता था? तो आप कहेंगे उस समय वायसराय नॉर्थ ब्रुक था। कौन था? नॉर्थ ब्रुक। सॉरी ना, लॉर्ड लिटन। कौन था? लॉर्ड लिटन। कभी कभी हमको भी तुम्हारे संगत का असर होता है। तो पहला ये दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था 1 जनवरी 1877 को। दूसरी बार किया गया था 1903 में, जब वायसराय कौन था? तो आप कहेंगे लॉर्ड कर्जन था। और अंतिम बार जब किया गया था कब? 11/12/1911। और तब जो है भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग हुआ करता था। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड था। और यहां पर मुख्य अतिथि बुलाए गए थे कौन? जॉर्ज
जॉर्ज फिफ्थ और उनकी पत्नी जिनका नाम मैरी था। ये पहले ऐसे ब्रिटिश सम्राट थे जिन्होंने भारत की यात्रा किया था। और इसी यात्रा के दौरान जो है इसी दिन जो है इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि भारत की राजधानी 1 अप्रैल 1912 से कहां बना दी जाएगी, कहां पर? जी हां, दिल्ली में। तो अनाउंसमेंट इस दिन हुआ था, प्रभावी इसको इस दिन से होना था। लेकिन मैंने बताया ना, वर्ल्ड वार, उसके बाद महात्मा गांधी के जो है आंदोलन, कुछ ऐसे जो है परेशानियां थी जिसके वजह से राजधानी बहुत बाद में जो है जाकर के लुटियंस, जो कि इसी लॉर्ड लिटन का रिश्ते में दामाद था। कौन? लुटियंस, हार्ट ब्रेक जो है और हर्बर्ट बेकर, ये दोनों मिलकर के जो है दिल्ली राजधानी की जो है रूपरेखा जो है तैयार किया था। वास्तुकार थे। आज वर्तमान में जो संसद भवन है या वर्तमान समय में दिल्ली में राष्ट्रपति भवन है या सचिवालय है, उन सब का जो है निर्माण कार्य अंग्रेजों के कार्यकाल में उसी लुटियंस के द्वारा जो है उसको आप कह लें कि उसका आर्किटेक्चर था, वास्तुकार था। दरअसल दिए हुए प्रश्न का मैंने बताया था कि सही उत्तर था 1912। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। आपके विकल्प हैं लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड हार्डिंग। जी हां, जब अनाउंसमेंट किया गया, क्या 11/12/1911 के दिन जो है यह घोषणा किया गया कि भारत की राजधानी दिल्ली होगी। तो इस घटना के लगभग 1 वर्ष बाद 23 दिसंबर 1912 के दिन हाथी पर सवार होकर के, और उस समय का तत्कालीन वायसराय जिसका नाम था लॉर्ड हार्डिंग भारत में जो है दिल्ली में इसने जो है प्रवेश किया। और सही तो यह था कि उन दिनों अंग्रेजों का भारत पर वर्चस्व था। यह 23 दिसंबर का दिन इसलिए चुना गया कि कहा जाता है कि यह उनका बर्थडे था, जन्मदिन था। हालांकि मेरा भी उसी दिन पड़ता है, लेकिन 23 दिसंबर के दिन दिल्ली में यह घटना घटी थी जिसको लॉर्ड हार्डिंग बम कांड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? लॉर्ड हार्डिंग बम कांड के नाम से जाना जाता है। बम कांड के नाम से जाना जाता है। और इसके तहत यह प्रावधान किया गया था कि 23 दिसंबर को जो है हाथी पर बैठ करके और वायसराय का जुलूस निकाला जाएगा और वो पूरी दिल्ली को घुमाते हुए 25 तारीख को वापस पुनः जो है लाल किले में प्रवेश करेगा। 25 दिसंबर को इन लोगों के यहां क्रिसमस मनाया जाता था। आखिरकार 2 क्रांतिकारी, उनमें सबसे जो है इस काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उनका नाम था रास बिहारी बोस उन दिनों देहरादून में स्थित एक सरकारी कार्यालय में जो है क्लर्क हुआ करते थे। और लॉर्ड हार्डिंग को उड़ाने का जो है प्लान जो है इन्होंने ही तैयार किया था। लॉर्ड हार्डिंग को मारने के लिए जो बम बनाया गया था वो ग्वालियर और जबलपुर में तैयार किया गया था। रास बिहारी बोस ने ही अपने एक मित्र को पत्र लिखा था, तो उस पत्र में जो है इन्होंने कहा कि छोटे छोटे सपोलों को मारने से बेहतर है कि सांप को ही मार दिया जाए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इन्होंने यह स्टेटमेंट जो है तब दिया था जब कलकत्ता में लेफ्टिनेंट गवर्नर पर जो है गोली चलाई गई थी। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में लड़कियों ने जो है गवर्नर के ऊपर गोली चला दी। आगे वो प्रश्न आ रहा है, इसलिए अभी नाम नहीं बता रहा हूं। वायसराय की गाड़ी को उड़ाने का जो है रेलवे लाइन को ही उड़ाने का प्रबंध किया गया था। 2 क्रांतिकारियों के द्वारा मुजफ्फरपुर के जज को ही मारने का प्लान किया गया, किंग्सफोर्ड हत्याकांड के नाम से जिसे जाना गया। तो इसी के संदर्भ में इन्होंने लिखा था कि छोटे छोटे सपोलों को मारने से बेहतर है कि सांप को ही मार दो, वायसराय का ही काम खत्म कर दो। तब भी मौत की सजा मिल रही है और वैसे भी मौत की सजा मिलेगी, लेकिन जब बड़ा सांप मारा जाएगा तो सपोले पैदा नहीं होंगे। और इस काम के लिए रास बिहारी बोस वही जो है इस घटना के मास्टरमाइंड थे। अपने 2 बड़े करीबी नौकरों को इस काम पर जो है लगाया था। एक का नाम था बसंत विश्वास। क्या नाम था? बसंत विश्वास। और इन्हीं के छोटे भाई थे जिनका नाम था जो है मनमथ विश्वास।
मनमथ बिश्वास। इसके अलावा अवध बिहारी बोस इनके परम मित्र अवध बिहारी बोस, बाल मुकुंद दुबे, ये भी एक टीचर थे, बाल मुकुंद, और एक अमीन चंद्र थे, इन लोगों की ये टीम थी जिन्होंने कि वर्तमान जो चांदनी चौक है, जिसे शाहजहां की बेटी जहां आरा के द्वारा जो है स्थापित कराया गया था, उसी चांदनी चौक से आज भी पंजाब नेशनल बैंक की वो बिल्डिंग है जहां से ये काफिला जब इसका गुजर रहा था, किसका, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग का। लॉर्ड हार्डिंग हाथी पर विराजमान था अपनी पत्नी के साथ, वो वाली ड्रेस पहन करके, जिस ड्रेस को अब भारत में बैंड पार्टी वाले पहनते हैं। उस समय वायसराय उस ड्रेस को पहना करते थे, और उनके साथ उनकी मैडम भी वो ड्रेस पहन करके विराजमान थी, जो हम लोगों के यहाँ बैंड पार्टी में वो सब नाचते हैं, वो पहनते हैं। तो इस तरह के सब ड्रेस अंग्रेजों के द्वारा ही भारत में लाया गया था। हालांकि अब तो खैर पूछना ही नहीं है। बम फेंका गया, हार्डिंगवा जो है बच गया, हालांकि घायल हुआ था, उल्लू का ढक्कन हाथी पर से कूद गया मुंह के बल, लेकिन मरा नहीं। मरा कौन? लॉर्ड हार्डिंग का जो हाथी का महावत था, जिसका नाम था महावीर सिंह। क्या नाम था? महावीर सिंह। इनके हाथी के जो महावत थे वही मार दिए गए, और इसी घटना को भारत के इतिहास में लॉर्ड हार्डिंग बम कांड के नाम से जाना गया। उन दिनों लॉर्ड हार्डिंग यानी वायसराय पर बम से अटैक करना, जानलेवा हमला करना, यानी उस समय ब्रिटिश हुकूमत को जो है चुनौती देना था। और आखिरकार इस घटना की वजह से जांच हुई। उस जांच में जो है बसंत बिश्वास, अवध बिहारी बोस, बाल मुकुंद और अमीन चंद्र जो है पकड़ लिए गए। मनमथ बिश्वास जो कि बसंत बिश्वास के सगे भाई थे, अंग्रेज पुलिस ने इनको इतना टार्चर कर दिया कि ये बेचारे उसी 23 दिसंबर वाली रात को जो है एक्सपायर कर गए थे। जबकि बसंत बिश्वास को आगे चल करके जो है 11 मई 1913 को इनको फांसी पर जो है लटका दिया गया। बाकी ये जितने भी क्रांतिकारी थे, इन सबको फांसी जो है दिल्ली में दी गई थी। तो इस तरह भारत में ये पहली ऐसी घटना थी जब जो है इतने बड़े पैमाने पर लोगों को फांसी दिया गया था। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प सही होगा। अंतिम विकल्प जो है सही होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। लॉर्ड कर्जन जो कि बंगाल विभाजन के लिए जाना गया। लॉर्ड मेयो एकमात्र ऐसा भारतीय वायसराय था जो कि 1872 में भारत में सबसे पहले इसी ने जनगणना शुरू कराया था। 10 वर्षीय जनगणना भारत में सबसे पहले लॉर्ड रिपन के द्वारा शुरू कराया गया था 1881 में, 1881 में। लॉर्ड मेयो जब अंडमान निकोबार में जो सेलुलर जेल है, उस जेल के दौरे पर गया था, भ्रमण करने के लिए गया था। उन्होंने कहा वहां पर बनाए गए कुछ जो है बिल्डिंग थी, उसका उद्घाटन के लिए सही कहें तो गया था इंसान। करीब 700 कमरे हैं सेलुलर जेल। कभी आपको भी मौका मिले तो जाकर के जो है देखना, जो कि भारत के इतिहास में भारत की आजादी के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारियों पर जुर्म जो ढाया गया, उसका आज भी जो है जीता जागता समूह है, जागता एक इतिहास है सेलुलर जेल। कहां पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। वहीं पर लॉर्ड मेयो को मार दिया गया था। तो एकमात्र ऐसा वायसराय था कौन? लॉर्ड मेयो, जो कि भारत में मारा गया था। एक कैदी के द्वारा इसकी हत्या कर दिया गया था। लॉर्ड मिंटो, जिसके समय में मैंने अभी बताया था कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच थे और जिसने अंततः देश का विभाजन कराया था। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज बोए गए थे, मतभेद के बीज बोए गए और अंततः जिसने देश का विभाजन कराया था, कौन सा विकल्प सही होगा? वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। हालांकि यह भी एक फैक्टर था, लेकिन इतना यह प्रभावशाली नहीं हुआ। 1905 में बंगाल विभाजन
हालांकि बंगाल विभाजन से ही हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के लिए अलग अलग जो है इन्होंने बंगाल बना दिए। हिंदुओं के लिए पश्चिम बंगाल और मुसलमानों के लिए जो है पूर्वी बंगाल। जब लॉर्ड मिंटो से मिलने के लिए सलीमुल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल गया था, तो लॉर्ड मिंटो ने कहा था कि हम तो चाहते थे कि यहां पर जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए एक अलग देश का प्रबंध कर दिया जाए, ठीक वैसे ही जैसे अफगानिस्तान हिंदुस्तान से अलग बना दिया गया है। अफगानिस्तान भी भारत का ही एक अंग हुआ करता था। अफगानिस्तान को भारत से अलग करने का काम अंग्रेजों के द्वारा ही 1878 में किया गया था। इन लोगों को वो उसी जगह पर उसने जो है सपना दिखाया था एक और अलग मुस्लिम राष्ट्र के निर्माण का, और उस पर ऑफिशियली जब मोहर लगा दिया गया, तब जब इन लोगों की जो डिमांड थी उसके अनुसार विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का जो प्रावधान कर दिया गया। और यह किस अधिनियम के तहत किया गया, मैं अभी बताया था, भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत, जिसे इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट 1909 कहा गया। इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट 1909 के नाम से इसको जाना गया, या इसे ही मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना गया। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प जो है सही होगा। और बेहतर तो यह था कि एक विकल्प यहां अगर जो है ई होता और उसमें लिखा होता कि ऑल एबव, उपरोक्त सभी, तो हमारे समझ से हम कहते कि तब फिर ये सही है, क्योंकि मुस्लिम लीग की स्थापना ने भी देश के विभाजन में इसका भी बड़ा वाइटल रोल था। बंगाल विभाजन ये पहली सीढ़ी थी। गांधी जी का खिलाफत आंदोलन का समर्थन करना यह भी एक जो है बहुत बड़ी गलती थी उन दिनों। बहरहाल दिए हुए प्रश्न के अनुसार डी विकल्प सही होगा। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, विनायक दामोदर सावरकर ने, लाला हरदयाल ने, या सोहन सिंह भाखना? दिए हुए प्रश्न का सही विकल्प कौन सा होना चाहिए? मित्र मेला, आपको जानकारी के लिए बता दें कि एक राजनीतिक संगठन था। जब बंगाल का विभाजन हुआ, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। और स्वदेशी आंदोलन का सबसे जो है पॉजिटिव पॉइंट यह था कि भारत के लोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया, वरना उससे पहले जो है राष्ट्रीयता जैसी कोई बात नहीं हुआ करती थी। पूरा बंगाल अपना नहीं, पूरा भारतवर्ष अपना है। देश प्रेम की भावना जो थी, जिसका वजह था कि बंगाल की समस्या को लेकर के मद्रास तक जो है विरोध हो रहा था। मैंने बताया था कि दक्षिण भारत में बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जा रहा था। पिल्लई चिदंबरम ने जिसका नेतृत्व किया दक्षिण भारत में, आखिरकार भारत के विभिन्न हिस्सों में ऐसे राजनीतिक संगठनों की जो है स्थापना का कार्य जो है शुरू हुआ। जब बंगाल का विभाजन हुआ था उसी समय 1905 में भारत के एक महान क्रांतिकारी थे जिनका नाम था श्यामजी कृष्ण वर्मा। क्या नाम था? श्यामजी कृष्ण वर्मा। हालांकि श्यामजी कृष्ण वर्मा उन दिनों भारत में नहीं बल्कि लंदन में रहा करते थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा उन दिनों जो है लंदन में थे और वहीं पर रहते हुए इन्होंने इंडिया होम रूल संगठन की स्थापना किया था। कौन सा? इंडियन होम रूल। इस संगठन का स्थापना लंदन में इन्होंने किया था। और इंडिया होम रूल एसोसिएशन ये पहला ऐसा जो है संगठन था जो कि भारत से बाहर स्थापित किया गया था, लंदन में स्थापित किया गया था और भारत की आजादी के लिए स्थापित किया गया था। उन दिनों ब्रिटेन में लंदन में एक ऐसे संगठन की स्थापना किया जाना जिसका उद्देश्य भारत को अंग्रेजों से आजाद कराना हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज पाकिस्तान में कोई ऐसा संगठन स्थापित हो जिसका उद्देश्य जो है कश्मीर को भारत को सौंप देना हो। बहरहाल इसी संगठन का जो हेडक्वार्टर था उसे इंडिया हाउस के नाम से जाना जाता था। इंडिया हाउस के नाम से जाना जाता था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ये एक
हॉस्टल था और उसका नामकरण ही इन्होंने जो है इंडिया हाउस के नाम से किया था। इंडियन सोशलिस्ट न्यूज़पेपर लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा ही जारी किया गया था। तो भारत से बाहर पहला राजनीतिक संगठन स्थापित करने का काम किया था कौन? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। विनायक दामोदर सावरकर और इनके बड़े भैया थे जिनका नाम था क्या? गणेश। इनका नाम था गणेश वासुदेव सावरकर। और इन दोनों भाइयों ने मिलकर के और जिस संगठन की स्थापना किया था, दोनों भाई मिलकर के उसी संगठन का नाम है क्या? मित्र मेला। और मित्र मेला की स्थापना 1899 में हुई थी। कहां पर हुआ था? नासिक में हुआ था। और जब शुरू में इसको स्थापित किया गया तब मित्र मेला का जो है उद्देश्य था धार्मिक आयोजन, खास करके जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था, जैसे गणपति महोत्सव या छत्रपति शिवाजी महोत्सव या फिर नवरात्रि का आयोजन, जैसे जो है धार्मिक आयोजनों के लिए इसका पहले निर्माण हुआ। लेकिन बाद में यह धीरे धीरे क्रांतिकारी संगठन के रूप में ये परिवर्तित हुआ और वर्ष 1904 में पहुंच करके इसका नाम कर दिया गया क्या? अभिनव भारत समिति। अभिनव भारत समिति, जिसका जो है टैगलाइन था टिट फॉर टैट, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करो। छठे साठ्यम समाचरित की विचारधारा के साथ जो है इसका नामकरण अभिनव भारत कर दिया गया। इसी अभिनव भारत के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लगातार लिखने की वजह से गणेश वासुदेव सावरकर को काला पानी की सजा हुई थी। जबकि वर्ष 1906 में, कब? वर्ष 1906 में 1906 में विनायक दामोदर सावरकर लंदन चले गए। इनके घर वाले, जो कि संपन्न परिवार से ये लोग थे, इनको लंदन पढ़ाई करने के लिए भेज दिया। बीडी सावरकर जो है लंदन पहुंच गए, लेकिन जिसकी जैसी जो है प्रकृति रहती है, जैसी नियत रहती है, वैसा संगत भी मिल जाता है। वहां पर पहुंच करके इनकी मुलाकात हो गई श्यामजी कृष्ण वर्मा से, और श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ जो है ये भी इंडिया हाउस में रहने लगे। विनायक दामोदर सावरकर वहीं अपने जीवन की सबसे बेहतरीन किताब लिखी, जिसका नाम है द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस रिवोल्ट 1857। और उसी पुस्तक में इन्होंने सबसे पहले 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही होगा। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना, इन दोनों क्रांतिकारियों ने मिलकर के और गदर पार्टी की स्थापना की। गदर पार्टी की बात मैं कर रहा हूं, ये न पूछना कि गदर 1 की गदर 2। गदर पार्टी की स्थापना इन्होंने 1913 में किया था। कहां पर? तो आप कहेंगे सैन फ्रांसिस्को में किया था, यूएसए में किया था। और जब तक प्रथम विश्व युद्ध शुरू नहीं हुआ तब तक गदर पार्टी का भी अमेरिका में जबरदस्त गदर चला था। अगला प्रश्न देखें, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया। वही तो बात थी, अभी मैंने बताया। अभिनव भारत का जो है स्थापना किसके द्वारा किया गया था? जी हां, बीडी सावरकर और इनके भाई थे जिनका नाम था गणेश वासुदेव सावरकर। और इस संगठन की स्थापना कहां किया गया था? नासिक में। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? आप कहेंगे गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। और भारत में वो 5 शहर जहां पर कुंभ मेले का आयोजन होता है, उसमें एक गोदावरी भी है। बहरहाल अभिनव भारत के रूप में इसकी स्थापना हुई थी 1904 में, यानी बंगाल विभाजन से ठीक 1 वर्ष पहले। जबकि इससे पहले इसको 1899 में जब स्थापित किया गया तो इसका नाम जो है क्या था? मित्र मेला। क्या नाम था? मित्र मेला नाम था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का जो है हम लोग करते हैं अवलोकन। बाकी खुदीराम बोस भारत के वो क्रांतिकारी जिन्होंने बस 18 वर्ष की अवस्था में, सिर्फ 18 वर्ष की अवस्था में अपने वतन के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। वतन के लिए सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो आप कहेंगे खुदीराम बोस थे। इनके साथ शहीद हुए थे प्रफुल्ल चंद्र चाकी, जबकि भगत सिंह बताने की जरूरत नहीं है। कब? 23 मार्च 1931 के दिन राजगुरु भगत सिंह सुखदेव लाहौर की जेल में वतन के लिए
अपनी कुर्बानी दी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का जो है करते हैं हम लोग अवलोकन। उससे पहले हमारी संस्था के द्वारा आप लोगों के परीक्षाओं को ध्यान में रख करके ये टेस्ट सीरीज जो है ज्वाइन किया गया है, शुरू किया गया है। इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? अरविंद घोष बंगाल के महान क्रांतिकारी, आगे चल करके जो है एक आध्यात्मिक गुरु हो गए, एक आध्यात्मिक व्यक्ति हो गए। हालांकि बहुत कम उम्र में ही इनको पढ़ने के लिए भेज दिया गया था लंदन, और ब्रिटेन से पढ़ करके आए और भारत की क्रांति का हिस्सा बन गए। इनका जन्म 15 अगस्त 1872 को बंगाल में हुआ था। ये प्रश्न कई बार पूछा है, वो कौन सा क्रांतिकारी था जिसका जन्मदिन भारत के आजादी के दिन हुआ था? हालांकि भारत की आजादी से बहुत पहले इनका ये जन्म हुआ था, लेकिन इनका जन्मदिन हमेशा 15 अगस्त के दिन ही पड़ता है। बहरहाल अरविंद घोष जब जो है भारत में आए तो इन्होंने बंगाल में एक पत्र का जो है संपादन शुरू किया। कौन सा? वंदे मातरम। कौन सा? वंदे मातरम। वंदे मातरम पत्र जहां से जारी किया जाता था उसका हेडक्वार्टर जो है कलकत्ता के अलीपुर में था। जब 1910 में अंग्रेजों ने इस पर छापा मारा और यहां से करीब 34 लोगों को गिरफ्तार किया। पहली बार में 29 लोग, शेष 5 लोगों को बाद में जो है गिरफ्तार किया गया था। उसमें अरविंद घोष और उनके जो है छोटे भाई, जो कि वो भी एक बड़े महान क्रांतिकारी थे जिनका नाम था वीरेंद्र घोष, वो भी गिरफ्तार हुए थे। ये मैगजीन का कार्यालय था, पत्रिका कार्यालय, समाचार पत्र का कार्यालय था, और अंग्रेजों ने इन पर आरोप लगाया कि यहां हथियार बनाने की जो है अवैध रूप से हथियार बनाया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन अंग्रेजों की सत्ता थी, और अंग्रेजों की सत्ता थी तो जाहिर सी बात है, जिसके पास पावर और पैसा होता है, जो वो कहता है वही सर्वदा सत्य होता है। ये लोग तमाम विरोध करते रह गए, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत थी कि सुनने को तैयार नहीं थी। अंततोगत्वा वंदे मातरम न्यूज़पेपर, जिसको इन्होंने अंग्रेजी भाषा और बंगाली 2 भाषाओं में जो है शुरू किया था, इसी की वजह से अरविंद घोष को गिरफ्तार किया जाता है। कर्मयोगिन पत्रिका भी इन्हीं की थी, लेकिन कर्मयोगिन पत्रिका को इन्होंने तब जारी किया था जब ये पांडिचेरी में अपना अरबिंदो आश्रम की स्थापना कर लिए। और कहा जाता है इसी घटना में जब अंग्रेजों ने इनको पकड़ा तो बहुत टार्चर किया था। जितने क्रांतिकारी पकड़े गए सबको बहुत बुरी तरीके से टार्चर किया गया। अरबिंदो घोष को भी जो है उसमें बहुत चोट आई। और उसके बाद इनके साथ क्या हुआ, हालांकि इन्होंने कहा उसी समय जेल में रहने के दौरान इनको भगवान कृष्ण के जो है दर्शन, साक्षात दर्शन हुए थे। उसके बाद इनको लगा कि ये सब मोह माया है। अब इनका जो है विचारधारा ही बदल गई। अब स्वतंत्रता के नाम पर अब ये शुरू हो गए कि अगर स्वतंत्र होना है तो इस दुनिया के मोह माया के बंधन से स्वतंत्र हो जाओ। अंग्रेजों से, इनसे, उनसे स्वतंत्र होना कौन बड़ी बात है। पांडिचेरी में जाकर के इन्होंने अरविंदो आश्रम की स्थापना की और उसके बाद का जीवन इन्होंने सन्यासी का जीवन बिताया था। बहरहाल दिए हुए प्रश्न में इनका बचाव किया था जिस व्यक्ति ने, उनका नाम था चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस जी के गुरु थे। किसके गुरु थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो है ये राजनीतिक गुरु थे। और इन्हीं के द्वारा जो है अलीपुर कांड में अरबिंदो घोष और उनके छोटे भाई वीरेंद्र घोष सहित कुछ क्रांतिकारियों को बचाने में सफलता मिली थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बता दें, वंदे मातरम समाचार पत्र अगर पूछेगा बंगाल में किसने जारी किया, या पूछेगा पंजाब में किसने जारी किया, या पूछे फ्रांस में किसने जारी किया, तो बंगाल में इसको वंदे मातरम को शुरू करने का काम किया था अरबिंदो घोष ने। अरविंदो घोष ने, या अरविंद घोष कहीं कहीं मिलेगा, बात वही है। अरविंद घोष अंग्रेजी भाषा में
यहां पर इसको शुरू किया गया था, अंग्रेजी और बांग्ला में शुरू किया गया। पंजाब में इसे उर्दू भाषा में शुरू किया गया था। समाचार पत्र किसका था? उर्दू का। नाम क्या था? वंदे मातरम। और किसने शुरू किया था? लाला लाजपत राय के द्वारा शुरू किया गया था। लाला लाजपत राय के द्वारा इस समाचार पत्र को शुरू किया गया था। अनहैप्पी इंडिया, कौन सा? अनहैप्पी इंडिया भी जो है पुस्तक किसके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा जारी किया गया। फ्रांस में वंदे मातरम अखबार को जो है शुरू किया था किसने? तो आप कहेंगे लाला हरदयाल ने। किसने? हरदयाल, लाला हरदयाल ने। लेकिन आपसे जब यह पूछेगा कि वंदे मातरम गीत को लिखा किसने था, तो उस सवाल का जवाब जो है बंकिम चंद्र चटर्जी होगा। बंकिम चंद्र चटर्जी जिन्होंने सन्यासी विद्रोह पर आधारित आनंद मठ लिखा और आनंद मठ पुस्तक में ही उन्होंने वंदे मातरम गीत लिखा था। ओम वंदे मातरम सन्यासी विद्रोह का ये आध्यात्मिक नारा था। वंदे मातरम शब्द बंकिम चंद्र चटर्जी ने वहीं से लिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले चलते चलते मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ लूं, इतना तो अधिकार है ही है। वंदे मातरम को संगीतबद्ध किसने किया था? जिस लय में हम लोग गाते हैं अब वंदे मातरम को, उसकी लय किसने बनाई थी? संगीतबद्ध उसको किसने किया था? आप कमेंट करके बताएंगे। वंदे मातरम को गाने का जो ऑफिशियल टाइम है वो कितने मिनट का है? आप कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था। युगांतर होना चाहिए, हमारे ये टाइपिस्ट महोदय का कमाल है, ये कुछ भी लिख देते हैं। युगांतर शब्द है, युगांतर। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि युगांतर पार्टी की स्थापना किसने की थी? युगांतर समिति थी, पार्टी इसको न कहिए। 1906 में इसकी स्थापना किया था दो क्रांतिकारियों ने। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था वारिंद्र घोष। क्या नाम था? वारिंद्र घोष। उसी अरविंद घोष के छोटे भाई थे। और दूसरे व्यक्ति थे जिनका नाम था भूपेंद्र नाथ दत्त। क्या नाम था? भूपेंद्र नाथ दत्त। भूपेंद्र नाथ दत्त जो कि रिश्ते में स्वामी विवेकानंद के सगे भाई थे। स्वामी विवेकानंद जिनका वास्तविक नाम भी मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था कि नगेंद्रनाथ दत्त था। आध्यात्म की दुनिया में आने के बाद उनको स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना गया। युगांतर सबसे पहले जो है एक समाचार पत्र के रूप में जो है स्थापित किया गया। फिर एक पत्रिका के रूप में भी जो है युगांतर आया। उसके कार्यालय को युगांतर के जो है कार्यालय को ही युगांतर समिति के नाम से जो है संबोधित किया गया और क्रांतिकारी गतिविधियों का जो है ये अड्डा बना। कब? जब बंगाल विभाजन हो चुका था और अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेज पुलिस के द्वारा भारतीय क्रांतिकारियों और उनके परिवार के लोगों के साथ जो है बहुत बर्बरता किया जाता था। उसी दरमियान इस तरह के संगठनों का जो है अस्तित्व में आना शुरू हुआ और युगांतर जो ये स्थापना किया गया, आपको जान करके ताज्जुब होगा। आगे चल करके युगांतर को हालांकि बहुत दिन तक ये चल नहीं पाया। 1908 में इन दोनों लोगों को जब काला पानी की सजा हुई, इनके भी भाई साहब बहुत बड़े आध्यात्मिक, इनको तो खैर पूछना ही नहीं था। भूपेंद्र नाथ दत्त के बड़े भैया विवेकानंद जी, जिनका नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, हालांकि तब तक उनकी मौत जो है हो चुकी थी, वो दुनिया में नहीं रहे थे। इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके जब काला पानी की सजा दिया गया तो युगांतर पार्टी कुछ समय के लिए जो है समाप्त हो गई थी। समाचार पत्र भी समाप्त हो गया था और इन लोगों ने इस पत्र के माध्यम से, इस समिति के माध्यम से, इस पत्रिका के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ जो है युद्ध का आह्वान किया था। युद्ध का आह्वान किया। इन्होंने कहा कि वर्तमान जो परिस्थिति है उस परिस्थिति के अनुसार अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर उखाड़ फेंकना ही सबसे बड़ा धर्म है और सबसे बड़ा कर्तव्य है। हालांकि इन दोनों की जो है निकल जाने के बाद युगांतर कुछ समय के लिए जो है ठंडा पड़ा। आगे चल करके जो है फिर युगांतर पार्टी को आगे जो है अपना सहयोग प्रदान किया जिस व्यक्ति ने, उनका नाम था जतीन्द्रनाथ मुखर्जी, जिनको बाघा जतीन के नाम से जाना जाता था।
किस नाम से? बाघा जतिन के नाम से जाना जाता था, जिनके नाम पर जो है बाघा जतिन अब जो है फिल्म भी एक बन रही है। जतेंद्रनाथ मुखर्जी ये भी बड़े परिवार से थे। वर्तमान में बांग्लादेश में एक जगह पड़ती है, वहां के रहने वाले व्यक्ति थे। कहा जाता है कि अपने गांव में एक बाघ को इन्होंने घंटों उससे लड़ने के बाद उसको जो है मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद जो है इनका नाम बाघा जतिन हुआ था। और बाघा जतिन अंग्रेजों के लिए भी जो है किसी बाघ से कम नहीं थे। अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने युद्ध का ऐलान किया। अंग्रेज जितने भी जो है सरकारी कारखाने खजाने थे उनको लूटने का इन्होंने आह्वान किया था क्रांतिकारियों से। और युगांतर समिति के तत्वावधान में इन्होंने खुद की एक अच्छी खासी फौज तैयार कर रखी थी। इन्होंने अपने काम को बड़ा ढंग से अंजाम दिया भी। उसके लिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने जर्मनी से सहायता भी लेने का प्रयास किया। वो अलग बात थी कि ये काबिल शरी कायम अपने मकसद में नहीं हो पाए थे। बालासोर की घटना हुई। बालासोर की घटना 1915 में। इनको बालासोर का शेर इसीलिए कहा जाता है। ये जगह उड़ीसा में पड़ जाती है, जहां अंग्रेजों से लड़ते हुए ये एक बहादुर योद्धा की तरह वीर गति को प्राप्त हुए थे। वो अलग बात थी कि इनका इनकाउंटर करने वाले जो अधिकारी थे कमीने, वो भी भारतीय ही थे। हिंदुस्तान जब जब बर्बाद हुआ अपने लोगों के गद्दारी की वजह से ही बर्बाद हुआ है। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प सही होगा। सचिंद्र सान्याल, जिनको पढ़ाऊंगा, HRA की स्थापना किया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में कानपुर में स्थापित किया था। यही HRA आगे चल करके जो है काकोरी की घटना को जो है अंजाम देगा। रास बिहारी बोस, जिन्होंने स्थापित किया था इंडियन नेशनल आर्मी, और इसी इंडियन नेशनल आर्मी को जो है सौंप दिया गया सुभाष चंद्र बोस को। तो सुभाष चंद्र बोस ने इसका नाम 1943 में जो है कर दिया था। क्या इसका नाम कर दिया था इन्होंने? आजाद हिंद फौज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था। बरिंद्र कुमार घोष, अभी मैंने बताया ये कौन थे? रिश्ते में अरविंद घोष के भाई थे। अरविंद घोष, अभी जिनके बारे में मैंने आपसे चर्चा किया, आज भी अरविंदो आश्रम कहां पर है? पौंडीचेरी में स्थित है। और अरविंद घोष के भाई बरिंद्रनाथ घोष के द्वारा एक राजनीतिक संस्था की स्थापना की जाती है और उसका नाम दिया गया क्या? अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति बरिंद्रनाथ घोष और कौन? भूपेंद्र नाथ घोष। भूपेंद्र नाथ घोष के द्वारा स्थापित किया गया था। कहां पर? कलकत्ता में। कहां पर? कलकत्ता में। और इस समिति का जो आपको जान करके टैग लाइन क्या था? खून के बदला खून, खून का बदला खून, खून का बदला खून। यानी समझ सकते हैं कि ये एक क्रांतिकारी संगठन था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो है लगातार युद्ध का आह्वान कर रहा था। और इस संगठन के लोगों ने बहुत सारे अंग्रेज अधिकारियों को मौत के घाट उतारा भी। इतना अधिक उपद्रव हो गया बंगाल विभाजन के बाद, इतना हद हो गया कि अब वो कलकत्ता को राजधानी के रूप में इस्तेमाल करना अंग्रेजों के बस की बात नहीं थी। यही वजह था जब लॉर्ड मिंटो को इस बात की जानकारी हो गई थी कि नहीं, उसके खुफिया विभाग ने उसको बताया था, CID डिपार्टमेंट ने बताया था कि वायसराय पर भी किसी दिन हमला हो सकता है। लॉर्ड मिंटो भाग गया लंदन, फिर आया नहीं। उसके जगह आया तो लॉर्ड हार्डिंग, और लॉर्ड हार्डिंग भी आया तो कलकत्ता में नहीं रहना चाहता था। यही वजह थी कि अंग्रेजों के द्वारा आनन फानन में तुरंत राजधानी दिल्ली में स्थापित करने का विचार आया था। वो अलग बात थी कि जिसको ये 4 साल के अंदर तैयार कराना चाहते थे, ऐसा कुछ हो ही नहीं पाया। लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में दिल्ली रहने लायक कभी रही ही नहीं। वो अलग बात था कि कुछ समय तक उन्होंने लाल किला में अपना समय बिताया था। बहरहाल अनुशीलन समिति की स्थापना किसके द्वारा किया गया? बरिंद्रनाथ घोष और स्वामी विवेकानंद के छोटे भाई थे, जिनका नाम था क्या? जी हां, इनका नाम था भूपेंद्र नाथ दत्त। और इन दोनों के द्वारा जो है इस समिति की स्थापना की गई थी। कहां पर? कलकत्ता में। कलकत्ता में इसकी स्थापना जो है किया गया था। लेकिन इस बात को जो है ध्यान रखेंगे
कब किया गया था? 1906 में। अगर आपसे पूछेगा ढाका अनुशीलन समिति, कौन सा? ढाका अनुशीलन समिति, ढाका अनुशीलन समिति, ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी? तो ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना हुई, जी हां, 1904 में। और इसकी स्थापना किया था किसने? जी हां, पुलिन बिहारी मित्र और एक व्यक्ति थे पुलिन बिहारी घोष, पुलिन बिहारी घोष, और दूसरे व्यक्ति थे जिनका नाम था क्या? प्रमनत मित्र या मित्रा। इनके द्वारा जो है ढाका में ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किया गया था। कब? 1904 में। क्या लिख दिए? प्रमथ है ना, प्रमथनाथ मित्र। और इसकी स्थापना कहां पर हुई थी? 1904 में। किस जगह पर? ढाका में। इस संगठन का भी काम वही था जो कि कलकत्ता में बनाए गए इस संगठन का था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वैसे दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प 100% जो है सही होगा। स्वदेश बांधव समिति, स्वदेश बांधव समिति, इसका काम था स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग के लिए प्रचार प्रसार करना, देश के लोगों के अंदर यह भावना जो है पैदा करना कि आप देश के, अपने देश में बनाई गई वस्तुओं का जो है प्रयोग करें, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें। क्योंकि अंग्रेजों का यहां पर जो सबसे बड़ा जो है रुकने का जो उद्देश्य था, भारत से कच्चे माल प्राप्त होना, उनका अपने देश में उसको प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट करना और भारत में ला करके बेचना। राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा यह आह्वान किया गया, यह विचार सबसे पहले जो है दिया गया दयानंद सरस्वती के द्वारा कि अगर भारत के लोग विदेशी वस्तुओं को जो है खरीदना बंद कर दें 1 वर्ष तक के लिए, तो ब्रिटेन वैसे ही कंगाल हो जाएगा। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प सही है। आगे देखते हैं, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? अभी मैंने इस पर चर्चा किया था। वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? अगर ढाका अनुशीलन समिति का था तो यही प्रमनतनाथ मित्र थे, और नहीं तो बरिंद्रनाथ घोष थे। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? जी हां, दूसरा विकल्प सही होगा, बरिंद्रनाथ घोष और भूपेंद्र घोष, भूपेंद्रनाथ दत्त नाथ घोष स्वामी विवेकानंद के भ्राताश्री थे। इन दोनों लोगों ने मिलकर के और इसकी स्थापना कलकत्ता में किया था, जबकि अनुशीलन ढाका अनुशीलन कमेटी ढाका में बनाई गई थी, और वो थे पी मित्र, जिनको ये लिखा है प्रमनतनाथ मित्र और पुलिन बिहारी घोष। नरेंद्र गोसाई ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने अलीगढ़ जब की घटना हुई, अलीपुर षड्यंत्र केस हुआ, अलीपुर षड्यंत्र केस हुआ, तो ये पैसे के लालच में आकर के अंग्रेजों के सरकारी गवाह बन गए थे, और नरेंद्र गोसाई की हत्या सत्येंद्रनाथ बोस के द्वारा कर दिया गया। सत्येंद्रनाथ बोस के द्वारा जो है इनको मार दिया गया था। ये सारी कहानी आप लोगों को जब मैंने क्लास में पढ़ाया तो बताया कि इसके पीछे जो है क्या वजह था। बीडी सावरकर जिन्होंने वर्ष 1906 में लंदन चले गए, और 1906 से लेकर के वहां पर कब तक रहे? तब तक रहे जबकि 1 जुलाई वर्ष 1909 को मदन लाल ढींगरा ने कर्नल वाइली की गोली मार करके हत्या न कर दी। उसके बाद से वहां पर जो इंडिया हाउस था, वहां भारतीय लोगों का रहना मुश्किल हो गया, और वहीं रह करके विनायक दामोदर सावरकर अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक, भारत के इतिहास की सबसे जो है प्रमुख पुस्तक का रचना कर रहे थे, जिस पुस्तक का नाम था द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस रिवोल्ट 1857। उसी दौरान इनको गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए बीडी सावरकर जब फ्रांस के एक बंदरगाह पर जहाज जब जो है इनका रुका हुआ था, तो इन्होंने समुद्र में छलांग लगा दिया, लेकिन वहां भी बच नहीं पाए और अंग्रेजों ने वहां भी गिरफ्तार कर लिया। इनको बुरी तरीके से टार्चर किया गया, मारा पीटा गया, और 11 लाया गया इनको 11 जुलाई 1911 को
कहां पर? भारत में। सैंडर्स हत्याकांड में इनको गिरफ्तार करके भारत लाया गया था और इनको काला पानी की सजा दे दी गई थी। भारतीय राजनीति में हमेशा बीडी सावरकर छाए रहे हैं, क्योंकि 1942 के आंदोलन में इन्होंने महात्मा गांधी का विरोध किया था। 1942 के आंदोलन में भारतीयों को आंदोलन में न हिस्सा लेने के लिए आह्वान किया था। ईश्वर जाने उस समय इनके मन में क्या चल रहा था। काला पानी सजा के दौरान ही इन्होंने क्षमानामा लिख करके अंग्रेजों को दिया था, हमको क्षमा कर दिया जाए, हम फिर किसी राजनीतिक गतिविधि में कभी इन्वॉल्व नहीं होंगे। यही वजह था कि अंग्रेजों ने इनको छोड़ दिया था। कुछ लोगों का मानना था कि इसी वजह से जो है अब ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश लोगों के प्रति ये वफादार हो गए थे। लेकिन जब 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मार दी थी, तो उनमें जो षड्यंत्रकारी थे उनमें नाम विनायक दामोदर सावरकर का भी था। इन पर भी मुकदमा चलाया गया था, लेकिन बाद के दिनों में ये बरी हो गए थे। आजादी के बाद यो 1966 में उपवास करते हुए इन्होंने अपनी एक लीला समाप्त कर लिया था। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था। क्रांतिकारी होना चाहिए, यह शब्द सरासर गलत है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती या बारह डकैती था। दरअसल उन दिनों जब हिंदुस्तान की धरती पर जमींदारी प्रथा जो है लाई गई, तो उस समय जितने भी जमींदार थे, जमींदार अंग्रेजों के बड़े वफादार थे। अपनी जमींदारी को बचाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाते रहे थे और भारत में गरीब, मजदूर, किसान लोगों पर तमाम जुर्म ढाते रहे थे। आज भी, उस समय भी जिन लोगों को पैसे की भूख होती है, उनके अंदर मानवता और इंसानियत जैसी कोई चीज नहीं होती है, और उस समय के जमींदारों पर यह लागू था। ढाका के जमींदार हुआ करते थे पूर्वी बंगाल में, जिनका नाम था नागेश्वर सिंह। नागेश्वर वाकई हिंदुस्तान के किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए एक कमीना काला नाग था, लेकिन अंग्रेजों के लिए तो ये सिर्फ मड़ी उगलता था। और इसके वजह से उन क्षेत्रों में किसान लोगों की स्थिति बड़ी जो है दयनीय थी। पूर्वी बंगाल में जब बनाया गया था अनुशीलन समिति, ढाका अनुशीलन समिति, तो उस समय ढाका अनुशीलन समिति से अपनी कैरियर की शुरुआत करने वाले जो है एक व्यक्ति, जिनका नाम था पुलिन बिहारी मित्र, पुलिन बिहारी घोष, बार बार मित्र नाम आ रहा है, पुलिन बिहारी घोष। और इन्होंने ही इन्हीं के नेतृत्व में इस घटना को अंजाम दिया गया था। कब? वर्ष 1908 में। इस घटना को अंजाम कब दिया गया था? जी हां, 1908 में इस घटना को अंजाम दिया गया था। और सबसे विचित्र बात थी कि यह घटना जो है बिल्कुल दिन में हुई थी। इस जमींदार को दिन में जो है लूटा गया था और इन्होंने इसको क्या कहा? क्रांतिकारी डकैती कहा। क्रांतिकारी डकैती कहा कि ये वो डकैती है, हम लोग वो डकैत नहीं हैं जो अपने लिए जो है डकैती कर रहे हैं, नहीं, हम देश के जो है गरीब लोगों के लिए डकैती कर रहे हैं। जिन जिन लोगों को ये लूट करके जो है आज नाग बने बैठा है, इनकी लूटी हुई जो है जितनी भी धन दौलत, जितना भी जो है माल असबाब था, वो सब जो है गरीबों में बांट दिया गया था। तो ऐसे बहुत से उन दिनों क्रांतिकारी संगठन थे जो काम कर रहे थे इस बिहाफ पर कि अमीर लोगों से या तो तुम आर्थिक सहयोग करो गरीब लोगों को, क्रांतिकारियों को, और नहीं तो उसका अंजाम बुरा होगा। और उसका जो है पहला अध्याय लिखा गया था कब? 1908 में। और उसे किस नाम से जाना गया? बारह डकैती के नाम से जाना गया। किस नाम से? बारह डकैती के नाम से जाना गया था। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का जो है करते हैं अवलोकन। किस समिति ने यह काम किया था? तो आप कहेंगे कि ढाका अनुशीलन समिति। ढाका अनुशीलन समिति। और अनुशीलन समिति कलकत्ता वाली थी जो समिति, उसके जो है फाउंडर और अध्यक्ष थे वारिंद्रनाथ घोष और भूपेंद्रनाथ घोष, जबकि ढाका में इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था। उन दिनों यह बहुत बड़ी बात थी।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, आगे देखते हैं। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? मुजफ्फरपुर, अब यह जगह पड़ जाती है बिहार में। मुजफ्फरपुर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किसने किया, कब किया? तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि मुजफ्फरपुर का जज ये किंग्सफोर्ड, जो भारतीय क्रांतिकारियों को छोटी सी छोटी जो है गलती के लिए भी बड़ी सी बड़ी सजा देने से जो है नहीं चूकता था। जबकि स्वदेशी आंदोलन के दौरान, क्रांतिकारी घटनाओं के दौरान, उन दिनों अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा जब विभिन्न गांवों का दौरा किया जाता था, दबिश डाली जाती थी, तो घर के लोग जो है घर छोड़ करके फरार हो जाते थे। और उस समय की ब्रिटिश पुलिस के द्वारा जो है धन धर्म सब लूट लिया जाता था। फिर भी किसी की मजाल नहीं थी जो मुंह खोल दे। इसी तरह की एक जो है घटना होती है, और उस घटना का जो जिम्मेदार पुलिस अधिकारी था, उस पुलिस अधिकारी को जो है ट्रांसफर दे दिया गया। पुलिस अधिकारी को ट्रांसफर दे दिया गया। पीड़ित परिवार के लोगों को आर्थिक सहयोग जो है दिया गया, लेकिन आर्थिक सहयोग 100 रुपीज जो है घोषित किया गया था। तब 100 रुपीज की बहुत वैल्यू थी, लेकिन किसी की जिंदगी की कीमत नहीं हो सकती है। इस घटना से मुजफ्फरपुर के आसपास का जो क्रांतिकारी समूह था, यह बहुत जो है विचलित हुआ। और यही अनुशीलन समिति के सदस्य थे, जिनका नाम था प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने 30 अप्रैल वर्ष 1908 को, कब? 30 अप्रैल वर्ष 1908 को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या करने की नियत से इसकी जो है बग्गी पर, गाड़ी पर जो है उन्होंने बम फेंक दिया। लेकिन दुर्भाग्य था कि उस दिन जो है किंग्सफोर्ड उसमें था नहीं, और किंग्सफोर्ड का जो असिस्टेंट था जॉन कैनेडी, उसकी बेटी और पत्नी इस घटना में मार दी गई। इसी घटना को मुजफ्फरपुर बम कांड के नाम से जाना गया, जो 30 अप्रैल 1908 को हुआ था। कहां पर? बंगाल में हुआ था। लेकिन अब यह जगह जो है कहां पड़ती है? तो अब जो है आप कहेंगे बिहार में पड़ती है। इस घटना को अंजाम देने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो आप कहेंगे कि खुदीराम बोस, जिनकी अवस्था उस समय 18 साल की थी, और दूसरे थे प्रफुल्ल चंद्र चाकी। कौन? प्रफुल्ल चंद्र चाकी, जो कि ये लगभग 19-20 साल के उस समय थे। इन दोनों क्रांतिकारियों ने अनुशीलन समिति से, किससे? अनुशीलन समिति से जो है बम प्राप्त किया था, और अनुशीलन समिति से बम प्राप्त किया और इसकी बग्गी को जो है उड़ा दिया। लेकिन दुर्भाग्य से यह कमीना बच गया। कौन? किंग्सफोर्ड। हुआ क्या? इनकी गाड़ी पर बम फेंकने के बाद ये दोनों क्रांतिकारी वहां से जो है भागते हैं। इनको पता था कि अगर हम पकड़ लिए गए तो फांसी की सजा जो है तय है, और उसके बाद घर वालों के साथ जो होगा वो और भी जो है गलत होगा। इसलिए कहा जाता है कि इन दोनों लोगों ने पहले से ही अपने साथ जो है एक छुरा, चाकू लेकर के जो है ये घटना को अंजाम दिए कि अगर बम के धमाके में उड़ गए तो खत्म, अगर न उड़े तो हम लोग जो है बम मार करके जो है ये छुरा मार करके आत्महत्या कर लेंगे। मुजफ्फरपुर में इस घटना को अंजाम देने के बाद ये दोनों क्रांतिकारी वहां से जो है भागते हैं, और कुछ दूर जाने पर आज भी मोकामा रेलवे स्टेशन जो है पड़ता है बिहार में। उसी मोकामा रेलवे स्टेशन के पास प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने स्वयं को कटार मार ली और इस दुनिया से चलते बने। जबकि प्रफुल्ल चंद्र चाकी के बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया से चले गए, इन्होंने जब कटार मार ली तो इतना अधिक मात्रा में जो है ब्लडिंग हुई कि इनके जो मित्र थे, कौन? खुदीराम बोस, इतना अधिक मात्रा में जो है ब्लड को देख करके वो गश्त खा करके जो है गिर गया, और जब होश आया तो पुलिस कस्टडी में था। कौन? खुदीराम बोस। एक मित्र इस दुनिया से वैसे चला गया, एक मित्र जो है गिरफ्तार हुआ पुलिस के द्वारा। तमाम यातनाओं को देने के बाद अंततोगत्वा 11 अगस्त वर्ष 1908 को 11 अगस्त 1908 को 18 वर्ष की अवस्था, लगभग 18 वर्ष की अवस्था में इनको, किसको? खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया। वतन के लिए शहीद होने वाले पहले क्रांतिकारी थे कौन?
वतन के लिए शहीद होने वाले पहले क्रांतिकारी थे मंगल पांडे, लेकिन सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले पहले क्रांतिकारी थे, तो उस सवाल का जवाब होगा खुदीराम बोस। सबसे अधिक उम्र में शहीद होने वाले क्रांतिकारी थे 1857 की क्रांति से ताल्लुकात रखने वाले वीर कुंवर सिंह। जब वतन के लिए उन्होंने शहादत दिया तब उनकी अवस्था करीब 81 वर्ष की रही थी। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प सही होगा। इस घटना ने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर करके रख दिया। इस घटना से संबंधित जब खबर बाल गंगाधर तिलक के द्वारा अपने अखबार केसरी के माध्यम से जो है लिखा गया, खुदीराम बोस तुम्हारी शहादत को सलाम, जब तक हिंदुस्तान जिंदा रहेगा मंगल पांडे की तरह आप भी जिंदा रहोगे। हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में जो आया है सबको एक दिन मरना है, लेकिन कुछ लोग मर करके भी अमर हो जाते हैं, उनमें से आप एक हैं। यानी इस शहीद के बारे में जब 11 अगस्त को फांसी दी गई थी तो 12 अगस्त की जो है अगले दिन जो न्यूज़पेपर प्रकाशित हुआ, उस न्यूज़पेपर में जो है अच्छी बातें लिखी गई, उनको शहीद का दर्जा दिया गया, जबकि अंग्रेज ऐसे क्रांतिकारियों को जो है उग्रवादी क्रांतिकारी कहते थे। इसी वजह से बाल गंगाधर तिलक को 6 साल की सजा सुनाई गई और बाल गंगाधर तिलक, लीजिए नाम लिया और जो है आ गए। बाल गंगाधर तिलक जो कि 1908 से लेकर के 1914 तक, कब तक? 1908 से लेकर के 1914 तक इनको कहां? माडले जेल भेजा गया। माडले जेल बर्मा, यानी जिसको अब म्यांमार कहते हैं, और इसी जेल में रहते हुए इन्होंने अपने जीवन की सबसे जो है बेहतरीन किताब लिखी, जिस किताब का नाम है गीता रहस्य। कौन सी किताब लिखी? गीता रहस्य। अपने किताब का नाम इन्होंने गीता रहस्य ही क्यों रखा? उसके पीछे क्या रहस्य था? उसके पीछे रहस्य यह था कि जब 18 साल के खुदीराम बोस को तमाम यातनाओं को देने के बाद जब फांसी की सजा दी गई, तो फांसी के तख्त पे जो है चढ़ने से पहले अपनी अंतिम इच्छा के रूप में इन्होंने जो है गीता पुस्तक को जो है मांगा था। यद्यपि कि कहा जाता है कि खुदीराम बोस बहुत अच्छे घर से नहीं थे, बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी अपनी अंतिम इच्छा में उन्होंने गीता पुस्तक को जो है मांगा था, और गीता पुस्तक को हाथ में पकड़ करके ही वो जो है फांसी के फंदे पर शहीद हो गए। अपने हाथ से ही उन्होंने अपने गले में जो है फांसी का फंदा डाला और जो है शहीद हो गए। कहा जाता है कि मरने के बाद भी जो है वो पुस्तक उनके हाथ में फिर भी जो है उसी तरह होल्ड जो है पड़ी रही थी। उसमें ऐसा, गीता नामक पुस्तक में ऐसा क्या था? इस बात ने बाल गंगाधर तिलक को बड़ा विचलित किया, और यही वजह था कि जब अपने जेल के दिनों में इन्होंने जो पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम दिया गीता रहस्य। आर्कटिस होम ऑफ वेदास, उसको भी इसी माडले जेल के दौरान ही लिखा था। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक पहले ऐसे भारतीय क्रांतिकारी थे जिनको 1882 में पत्रकारिता के लिए जेल हुआ था। पत्रकारिता के लिए जो है इनको जेल की सजा जो है दी गई थी, जब इन्होंने कोल्हापुर के जो महाराज थे, अंग्रेजों के परम भक्त थे, और उनके लिए इन्होंने राक्षस शब्द का जो है इस्तेमाल किया था। अंग्रेजों का पालतू पिल्ला जो है उनको कहा था अपने पत्र के माध्यम से। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने, जिनको बेताज भारत का बादशाह कहा जाता है, जिनको चिरोल वैलेंटाइन ने, हालांकि आज तो वैलेंटाइन का नाम लेना ही नहीं चाहिए, वो व्यक्ति का नाम है, चिरोल वैलेंटाइन ने इनको अशांति का जो है जनक कहा था। बाल गंगाधर तिलक सबसे पहले 1982 में इनको पत्रकारिता के लिए जो है जेल किया गया था, और खुदीराम बोस के तारीफ में, इनके जो है पक्ष में लिखे जाने के कारण, इनको शहीद का दर्जा देने के कारण इनको 6 साल की भी सजा हुई थी। बाल गंगाधर तिलक, जिनको लोकमान्य कहा जाता था, इनको लोकमान्य की उपाधि मिली थी। क्रांतिकारी आंदोलन न कह करके इसको कहा जाता क्या? कर नहीं आंदोलन। दरअसल वर्ष 1896 टू 97 में बॉम्बे में अकाल पड़ा, और बहुत भीषण अकाल पड़ा था।
और दूसरी चीज उसी में कोढ़ में खाज हो गया प्लेग रोग। प्लेग रोग की वजह से भी लाखों लोग जो है मौत के काल के गाल में जो है समा गए। अंग्रेजों ने प्लेग से लोगों को बचाने के लिए कुछ नहीं किया, ऊपर से लगान अलग से जो है थोपी जा रही थी, जिसका बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में बॉम्बे में विरोध किया गया कि जब प्लेग के समय सरकार के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है तो किस प्रकार का टैक्स? जनता सिर्फ टैक्स देने के लिए होती है, गवर्नमेंट का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं है। ऊपर से जब गवर्नमेंट ने उसमें इंटरफेयर भी किया तब जो है प्लेग रोग, जो कि चूहे पर प्लेग के वायरस से होता था, और जिसको प्लेग होता था तो इधर जो है आर्म्स पिट में नहीं तो इधर जो है थाई में, जंघे में जो है गांठ बन जाती थी, और जिसके शरीर में गांठ बन गई तो इसका मतलब समझ लीजिए कि उनका मरना जो है अब तय था, क्योंकि गांठ बनने का मतलब कि जो है बुखार हो ही जाता था। अब तो खैर ये रोग दुनिया से चला गया। अब प्लेग को चेक करने के नाम पर जो प्लेग अधिकारी होते थे, जो गांव गांव घूमते थे, तमाम तरह के जो है अमानवीय घटनाओं को अंजाम देते थे। इसी चक्कर में चापेकर बंधुओं ने 1857 में 2 प्लेग अधिकारियों की गोली मार करके हत्या कर दी, जो कि भारत की धरती पर पहली राजनीतिक हत्या के रूप में जाना जाता है। उस समय भी बाल गंगाधर तिलक ने चापेकर बंधुओं के जो है पक्ष में जो है लिखा था। तो हमेशा ये पत्रकारिता के वजह से अंग्रेजों के निशाने पर रहे थे। क्रांतिकारी आंदोलन, कर नहीं आंदोलन जो है इन्होंने चलाया था, और उसी समय जनता के द्वारा इनको लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। अगर पत्र में पूछा जाए कि किस क्रांतिकारी ने दिया था, तो अनहैप्पी इंडिया के उस समय पत्रकार थे, संपादक थे, जिनका नाम था लाला लाजपत राय। क्या नाम था? लाला लाजपत राय। कौन सा न्यूज़पेपर? अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया, इस पुस्तक में भी इनके लिए जो है, पत्र में भी इनके लिए लोकमान्य शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो क्रांतिकारियों में पूछेगा तो जाहिर सी बात है इन्होंने कहा था। अदरवाइज आम जनता के द्वारा जो है सबसे पहले इनको लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। ठीक वैसे ही जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदौली की कृषक महिलाओं ने दिया था, लेकिन कृषक महिलाओं की तरफ से जो है इस उपाधि को लाइमलाइट किया था किसने? तो आप कहेंगे महात्मा गांधी ने। दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। स्वदेशी आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व बॉम्बे में किया था, बॉम्बे और पुणे में किया था। बंगाल विभाजन के दौरान, बंगाल विभाजन के बाद जो स्वदेशी आंदोलन हुआ, जो कि कब शुरू हुआ था? मैंने बताया कि 1905 में शुरू हुआ और 1911 तक चला था। होम रूल लीग आंदोलन इन्होंने शुरू किया था कब? 1916 में। 1916 में इन्होंने गृह शासन आंदोलन या होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किया था, जबकि ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी का 1942 में शुरू हुआ, जिसको कि अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह आंदोलन शुरू हुआ था कब? आप कहेंगे 9 अगस्त 1942 को। इसी तिथि पर काकोरी की घटना भी हुई थी, लेकिन वो 1925 में हुई थी। आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन बीडी सावरकर के बारे में सही है? पहला, उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। बिल्कुल सही है। अभी मैंने पीछे बताया भी था आप लोगों से कि जो मित्र मेला था, मित्र मेला को इन्होंने स्थापित किया था अपने भ्राताश्री के साथ कब? 1899 में, और 1904 में जाकर के जो है इसी का नाम हो गया अभिनव भारत। दूसरा ऑप्शन कह रहा है भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मेजनी की जीवनी लिखी। जी हां, ये इटली का रहने वाला था। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करता है। अभी तो मैंने बताया बीडी सावरकर पहले भारतीय थे जिन्होंने रिवोल्ट 1857 की क्रांति को पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। अंतिम विकल्प
ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े थे। अभी ये भी घटना के बारे में मैंने बताया था, ये भी घटना 1911 में हुआ था, 1911 में, जब इनको लंदन से गिरफ्तार करके लाया गया था। सैंडर्स हत्याकांड ना, जैक्सन हत्याकांड के आरोप में लाया गया था। जैक्सन हत्याकांड के आरोप में लाया गया था, जैक्सन हत्याकांड। और इसके मास्टरमाइंड थे कौन? बीडी सावरकर। हालांकि ये घटना हुई थी जो है कब? 22 दिसंबर के दिन हुई थी। 22 दिसंबर वर्ष 22 दिसंबर 1900, इसको 10 कर लीजिएगा, 1909 को हुई थी। और इस हत्याकांड को अब अंजाम दिया था कौन? तो अनंत लक्ष्मण और विनायक देशपांडे। इसी घटना के आरोप में विनायक देशपांडे और अनंत लक्ष्मण को फांसी की सजा हो गई थी और बीडी सावरकर को काला पानी की सजा हो गई थी। दरअसल दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? मोहनलाल सक्सेना? नहीं। जगत नारायण मुल्ला, कृष्ण बहादुर, प्रभात चंद्र? आप इसका आंसर दे दीजिए। उससे पहले मैं बता दूं काकोरी की घटना कब हुई थी, काकोरी की घटना कहां हुई थी। काकोरी कांड का नाम अब बदल करके जो है काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया गया। काकोरी ट्रेन एक्शन इसका अब नाम दे दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? आपके मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा दिया गया। यह घटना कब हुई थी? 1925 में हुई थी। कब हुई? 1925 में। काकोरी की घटना कब हुई थी? तो आप कहेंगे 9 अगस्त 1925 की हुई। किस संगठन के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया? तो उस संगठन का नाम था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। HRA के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था। अगला प्रश्न, अगला पॉइंट, अगर पूछे जाए कि इस घटना को अंजाम देने वाले क्रांतिकारी कौन कौन थे, तो उसमें आपके अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी। राजेंद्र लाहिड़ी को छोड़ करके बाकी 3 जो ये क्रांतिकारी थे, ये उत्तर प्रदेश का जिला है शाहजहांपुर, वहीं के रहने वाले थे। लाहिड़ी वर्तमान समय में चटगांव जो पड़ता है बांग्लादेश, वहां के रहने वाले थे। हालांकि जब यह घटना हुई थी तब तो अभी बांग्लादेश का जन्म ही नहीं हुआ था। बहरहाल HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसको 1924 में कानपुर में स्थापित किया गया था, कानपुर में स्थापित किया गया था, इसी संगठन के द्वारा इस घटना को अंजाम 1925 में दिया गया था। और इस घटना में जो सरकारी वकील था, सरकारी वकील वो भारतीय व्यक्ति ही था, या कह लो कि अंग्रेजों का जो है जिसने गवाही की थी। और आपको एक और बात बता दें, इस घटना की वजह से ही 17 दिसंबर 1925 को फांसी दिया गया था। किसको? राजेंद्र लाहिड़ी को, राजेंद्र लाहिड़ी। और इनको जो है फांसी दिया गया था कहां? गोंडा की जेल में दिया गया था, गोंडा की जेल में फांसी दिया गया था। बाकी सभी क्रांतिकारियों को 19 दिसंबर 1925 को फांसी दिया जाता है। और इनको फांसी कहां दिया गया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल, इनको फांसी दिया गया था गोरखपुर की जेल में। कहां पर? गोरखपुर की जेल में। रोशन लाल इनको फांसी दिया गया था नैनी जेल, यहीं इलाहाबाद में। जबकि वतन के लिए शहीद होने वाले पहले मुस्लिम क्रांतिकारी अशफाक उल्ला खां, जो कि ये भी शाहजहांपुर के थे, इनको फांसी दिया गया था फैजाबाद की जेल में। कहां पर? फैजाबाद की जेल में, जिस फैजाबाद का नाम अब बदल करके क्या कर दिया गया? जी हां, अयोध्या हो गया है। क्या हो गया है? अयोध्या हो गया है। और इन क्रांतिकारियों को जो है फांसी वहीं पर जो है दिया गया था। कहां पर? फैजाबाद में। कब? 1927 में। कब? 1927 में। कब?
27 में, ओ यहाँ 25 मैंने कर दिया है, 1927, 1927। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही होगा। दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही होगा। काकोरी घटना की क्रांतिकारियों की तरफ से मुकदमा लड़ने वाले एक व्यक्ति आगे चलकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने थे। उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में मुझको लिख करके बताएंगे। क्लास ओवर होने के बाद आप कमेंट बॉक्स में जो है लिखा करें तो बेहतर होगा, क्योंकि उसी समय जो है समय निकाल करके मैं उसको देखता हूं। बाकी तो चैट में तो आप लोग क्या क्या उसमें जो है करते रहते हो, तो उतना तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता है। आप लोगों को प्रश्न से संबंधित, किसी मैटर से संबंधित अगर जो है कोई किंतु परंतु हो तो आप मेरा जो ऑफिशियल टेलीग्राम है उस पर जो है आप अपना जो है विचार व्यक्त कर सकते हैं, जीएस गुरु जेपी सर पे। बहरहाल इस प्रश्न का अंतिम विकल्प को देखते हैं, इस सेशन के अंतिम प्रश्न को देखते हैं। भगत सिंह का स्मारक कहां स्थित है? सरदार भगत सिंह भारतीय क्रांति का बहुत बड़ा नाम, सरदार भगत सिंह जिन्होंने 8 अप्रैल 1929 के दिन सेंट्रल असेंबली पर जो है बटुकेश्वर दत्त के साथ बम फेंका था। कौन? सरदार भगत सिंह। और इनके साथ क्रांतिकारी रहे बटुकेश्वर दत्त और एक और क्रांतिकारी थे जिनका नाम था जतिन दास। बम फेंकने से पहले संसद में प्रवेश करने के लिए भारतीय लोगों को अलाउ नहीं था, इसलिए भगत सिंह ने करोल बाग, आज वर्तमान समय में दिल्ली का जगह है, जहां जाकर के सरदार व्यक्ति थे, इन्होंने अपना हेयर कट कराया और एक हैट खरीदी, टोपी खरीदी। कहा जाता है कि बम फेंकने के लिए जाने से पहले इनकी एक इच्छा थी कि जो है हमारी फोटो खींची जाए। आज का दौर है ना, अब तो हम लोग रोज सुबह शाम जो है जब मन करे तब मोबाइल लेकर के सेल्फी ले लेते हैं। कुछ लोग तो सेल्फी लेते लेते जीभ निकाल देते हैं, लगता है कि अगला इतिहास इसी का पढ़ाना है। बहरहाल भगत सिंह की जो वो हैट लगी हुई जो तस्वीर थी, वही आज जो है भारत सरकार के पास वो तस्वीर उपलब्ध है। सरदार भगत सिंह जिनकी 2 क्रांतिकारी घटनाएं जो है काफी फेमस रही थी। एक क्रांतिकारी घटना जब इन्होंने 17 दिसंबर वर्ष 1928 के दिन 28 के दिन लाहौर के पुलिस कप्तान मारना तो चाहते थे ये स्कॉट को, वही स्कॉट जिसने कि लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में धरना प्रदर्शन करते हुए लाला लाजपत राय के खिलाफ लाठीचार्ज कराया था। और उस घटना में इस कदर घायल हुए लाला लाजपत राय की दुनिया से चलते बने। हालांकि मरने से पहले उन्होंने कहा था, मेरे शरीर पर लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश गवर्नमेंट के ताबूत की अंतिम कील साबित होगी। उनकी मौत का बदला चुकाने के लिए सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के संपर्क में आते हैं। HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में जो है किया जाता है और उसी HSRA के क्रांतिकारियों ने मारना तो चाहते थे स्कॉट को, लेकिन मार दिया सैंडर्स को। बहरहाल उसी घटना के आरोप में, यही सैंडर्स हत्याकांड के आरोप में गिरफ्तारी कब हुई थी? तो आप कहेंगे दिल्ली बम कांड में, दिल्ली असेंबली बम कांड। हालांकि दिल्ली जो असेंबली बम कांड हुई थी उसमें सरदार भगत सिंह ने स्वेच्छा से अपनी जो है गिरफ्तारी दिया था। इनको यहीं पर गिरफ्तार किया गया था, गिरफ्तार यहीं पर हो गए थे बेचारे, लेकिन इनको फांसी की सजा दी गई थी। किसमें? सैंडर्स हत्याकांड के आरोप में। कब फांसी की सजा दी गई थी? आप कहेंगे 23 मार्च 1931 के दिन। जो फांसी 25 मार्च को होनी थी, कुछ राजनीतिक ऐसे जो है उस समय परिवेश बदले कि 2 दिन पहले ही इन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दे दी गई थी। फांसी की सजा दे देने के बाद इनके शरीर को जो है रावी नदी के तट पर जलाया गया और उसके बाद सुबह होते होते अंग्रेजों के द्वारा उसे पानी में जो है फेंक दिया गया था। इस घटना को ही भारत के इतिहास में
शहादत दिवस के नाम से जो है अब जाना जाता है। इसी घटना को जो है भुनाने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने 23 मार्च के दिन, क्योंकि इन क्रांतिकारियों को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च को। 23 मार्च के दिन को राष्ट्रीय पाकिस्तान दिवस मनाने का ऐलान किया था। और आजादी से पहले हम लोग अपना स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाते थे। इस बात को मैं कई बार बताया था। लेकिन पाकिस्तान के लोग 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस मनाते थे। उसके पीछे उद्देश्य यह था कि मोहम्मद अली जिन्ना सिख कौम के लोगों को अपने साथ जो है करना चाहता था। हालांकि आजादी के बाद जब देश का विभाजन हुआ तो सबसे अधिक अगर ज्यादती हुई तो सिख कौम के लोगों पर ही हुई थी पाकिस्तान में। बहरहाल आजादी के बाद भगत सिंह को जहां पर फांसी दी गई थी, हुसैनी वाला जो है वो जगह था। कौन सा? हुसैनी वाला। ये पड़ गया किसके पल्ले में? पाकिस्तान के पल्ले में, जिसको लेकर के हिंदुस्तान में सिख धर्म के लोग बार बार ये आवाज उठाते रहे। और अंततोगत्वा जो नेहरू नून समझौता हुआ, कब? नेहरू नून समझौता हुआ 1950 में। और इसी समझौते के तहत पंजाब के 12 गांव दिए गए थे। किसको? पाकिस्तान को। और उसके बदले में वर्तमान जो है पाकिस्तान के फिरोजपुर में स्थित है हुसैनी वाला। उसी हुसैनी वाला में वो जगह इनको प्राप्त हुई भारत को। और उस पर 1960 में जाकर के जो है इन लोगों का समाधि स्थल बनाया गया था। वो पिस्टल, कभी आपको मौका मिले, पाकिस्तान के बिल्कुल जो है बॉर्डर पर स्थित है फिरोजपुर। भारत का जो है अंतिम पंजाब में गांव कहा जाता है। वहां आपको कभी जाने का मौका मिले तो वो पिस्टल आज भी उनकी समाधि पर रखी हुई है, जिस पिस्टल से उन्होंने सैंडर्स का इतिश्री जो है किया था। किसने? सरदार भगत सिंह ने। हालांकि वहां पर राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव तीनों की समाधि है। किसकी? राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव। इन तीनों क्रांतिकारियों के जो है वहां पर समाधि स्थल है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि भगत सिंह के जो परम मित्र थे, जिनका नाम था बटुकेश्वर दत्त बम, यहां पर दिल्ली में बम इन्होंने भी फेंका था, इनके साथ रहे थे। मुकदमा इन पर भी चलाया गया, लेकिन दिल्ली वाली घटना में कोई हताहत हुआ नहीं, इसलिए इस बम कांड में किसी को फांसी नहीं दी गई। सजा आजीवन कारावास मिला। तो बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा मिली और ये चले गए कहां? अंडमान निकोबार। लेकिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव पर सैंडर्स वाला भी मुकदमा चल रहा था, उसमें इन लोगों को मौत की सजा मिल गई। और अंततोगत्वा 23 मार्च 1931 के दिन इनको फांसी दे दी गई थी। उधर बटुकेश्वर दत्त अपनी जिंदगी के जो है तमाम झंझावात को झेलने वाला क्रांतिकारी, बंगाल की धरती से बिलोंग करने वाले व्यक्ति, जब देश को आजादी मिली उसके बाद कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति, कोई कुछ बनने के लिए जो है परेशान था। ये क्रांतिकारी वहां से छूटा तो वर्तमान में बंगाल में जगह पड़ती है, वहां के रहने वाले थे। यहां आए तो इनको पता चला कि इनके परिवार में अब कोई नहीं है। सब लोगों को इनकी क्रांतिकारी होने का कीमत चुकाना पड़ा। बटुकेश्वर दत्त का क्रांतिकारी होने का कीमत इनके परिवार के लोगों को चुकाना पड़ा और अंग्रेजों के द्वारा सबको मौत की सजा दे दी गई थी। ये उस समय रह रहे थे, इनको जेल में बंद किया गया था, अंडमान निकोबार जेल में। अपने जिंदगी का 1930 से लेकर के 1946 तक का दौर जो है इन्होंने अंडमान में बिताया था। और जब जेल से बाहर निकले, आपको भी सुनकर के बड़ा विचित्र लगेगा कि पटना के शहरों में इन्होंने सब्जी और जिंदगी के अंतिम क्षणों में इनको नमकीन बिस्किट तक जो है बेचना पड़ा था। स्वतंत्रता सेनानी के पेंशन के लिए जब इन्होंने पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, डीएम से जो है मिले थे, तो उसने जो है इनसे कहा था कि तुम ही जो है बटुकेश्वर दत्त हो। इस बात का क्या प्रमाण है? जबकि देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कहा जाता है कि 3-3 बार ये जो है दिल्ली में गए उनसे मिलने के लिए, लेकिन नेहरू जी इनको मिलने के लिए टाइम नहीं दिए। वो इसलिए कि बटुकेश्वर दत्त जो गरम दल के व्यक्ति थे, वो तो अंतिम समय में जिस व्यक्ति को जो है अब दिया गया है भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर, जो कि 11वें मुख्यमंत्री बने थे
बिहार के उनके प्रयासों से इनको विधान परिषद का जो है सदस्य बाद में बनाया गया था। हालांकि एम्स में अपनी जिंदगी का अंतिम सांस लेने से पहले इन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि मेरे मरने के बाद मुझको मेरे मित्र के पास ही दफना दिया जाए। यह पूरी कहानी इसीलिए बताया था। और बटुकेश्वर दत्त की जब मौत हुई 1966 में, तो उसके बाद उनको भी ले जा करके वहीं उनकी भी डेड बॉडी इसी हुसैनी वाले जगह पर जो है, हुसैनी वाला जो कि फिरोजपुर में पड़ता है, दफनाया गया। तो राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह की माता, इन 5 लोगों की समाधि वहीं पर स्थित है। यह था आज का जो है सेशन। अगले सेशन में हम लोग जो है फिर मिलेंगे। हमारी संस्था के द्वारा जो है ये जारी किया गया जो है कुछ पुस्तक है, कुछ किताबें हैं, जिनको आप प्राप्त करने के लिए दिए हुए नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। तो इस सेशन में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले दिन अगले सेशन में। मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।